नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो सेना प्रमुख एमएम नरवणे को लेकर आ रही है। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अपने अमेरिकी समकक्ष जनरल जेम्स सी मैकॉनविले के साथ टेलीफोन पर बात की है। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भी ध्यान इस पर केंद्रित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि एमएम नरवणे और उनके समकक्षी ये बातचीत उभरते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखकर दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को विस्तारित करने के तौर तरीकों पर की गई। वहीं दूसरी ओर आर्मी चीफ एमएम नरवणे जम्मू कश्मीर पहुंचे। कोरोना संकट के बीच देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम भारत के जवान किस तरह से कर रहे हैं, आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने इस चीज का जायजा लिया। आर्मी चीफ नरवणे 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ यहां पर आर्मी के दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी थे। इनमें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा एमएम नरवणे ने अग्रिम चौकियों पर जाकर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। अगली अपडेट मिग 35 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। मिग 29 का उन्नत संस्करण, जिसे कि 2007 से विकसित किया जा रहा है, खुद रूस की वायुसेना ने इसके लिए काफी छोटा ऑर्डर दिया है। मिग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा 4++ जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट अब आखिरकार एक पायलट बैच में प्रोडक्शन के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मिग 35 पिछले रूसी रडार प्लेटफॉर्मों की तुलना में बहुत अधिक रेंज वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के लिए प्रतिरोधी रहते हुए कई लक्ष्यों पर नजर रखने में यह सक्षम है। साथ ही ये आईएसआर रडार से भी लैस है। इस विमान में 2 RD-33M के आफ्टर बर्नर इंजन लगाया गया है और इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स है, जैसे कि हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें। इसके अलावा टीवी गाइडेड बम और अन्य हथियार का पैकेज इसमें लगाया गया है। मिग 35 कई उन्नत एवियोनिक्स के अलावा 3 LCD डिस्प्ले के साथ इसका कॉकपिट काफी एडवांस है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या ये रही कि मिग 35 का एक्सपोर्ट अभी तक नहीं हो पाया है। इवन रूस की वायुसेना भी इस लड़ाकू विमान में खास दिलचस्पी नहीं ले रही, लेकिन 37 इकाइयों के लिए उन्होंने आदेश दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 6 प्री सीरीज एयरक्राफ्ट मिले हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इजिप्ट यानी कि मिस्र मिग 35 का संभावित ग्राहक हो सकता है। और यही नहीं, उसने भारत के 114 फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भी मिग 35 पेशकश की है। यानी कि मिग 35 को रिजेक्ट होने के बावजूद भी अब इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। शायद इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रूस की ये भी है कि अगर उनकी सेना खुद इसका इस्तेमाल नहीं करेगी तो दूसरा देश कैसे करेगा। और इसी वजह से मिग 35 का जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुका है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में इसको बनाया जा सके और इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। अमेरिका को लेकर आ रही है। बांग्लादेश के क्वाड ज्वाइन करने को लेकर चीन की तरफ से द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान दिए जाने की धमकी के बाद अब अमेरिका की तरफ से एक कड़ी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका ने कहा कि हमने चीनी राजदूत जो कि ढाका में है उसके बयान पर संज्ञान लिया है। हम बांग्लादेश की संप्रभुता का आदर करते हैं और हम बांग्लादेश के इस अधिकार का भी सम्मान करते हैं कि वो अपनी विदेश नीति के फैसले खुद करे, क्योंकि चीन ने खुद आरोप लगाया था कि क्वाड चाइना के खिलाफ एक खास तरीके का गुटबंदी है और अमेरिका के नेतृत्व वाले इस क्वाड समूह में अगर बांग्लादेश शामिल हो जाएगा तो उसको कई तरीके के नुकसान झेलने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने भी साफ तौर पर संज्ञान ले लिया है कि वे बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और उसे अपने विदेश नीति के फैसले खुद लेने होंगे, ना कि किसी के दबाव में आकर लेने होंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो इजराइल को लेकर आ रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक झड़प बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के समर्थन में सारे इस्लामिक देश एकजुट हुए हैं। सदस्य इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने अपने प्रस्ताव में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर संयुक्त बयान जारी करने की मांग की थी। OIC ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर समर्थन दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस मसले पर न्यूयॉर्क में हुई बैठक में तुर्की और सऊदी अरब के राजदूतों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई, ताकि UN में विशेष सत्र बुलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया जा सके। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पे मौका पाकिस्तान को अच्छा मिल गया है। वो अब लीड कर रहा है इन इस्लामिक कंट्रीज को और इजराइल के खिलाफ एक मजबूत पक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि इजराइल अपना बदला हमेशा लेकर रहता है, चाहे दुश्मन किसी भी देश पे छिपा क्यों ना बैठा हो। तो ऐसे में भले ये सारे देश इजराइल के खिलाफ हो जाएं, अकेला इजराइल इन सबको जवाब दे सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो चाइना को लेकर आ रही है। पाकिस्तान के बाद अब चाइना भी भारत में यूरेनियम जब्ती को लेकर भारत को उसने प्रतिक्रिया दी है। मुंबई में यूरेनियम बरामद किए जाने के बाद चीन ने कहा कि परमाणु आतंकवाद एक वास्तविक सुरक्षा चुनौती है, जिसका सामना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को करना पड़ता है। सरकारों के पास परमाणु शक्ति पर नियमन की प्रक्रिया है, परमाणु तस्करी से निपटने और परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। फिलहाल मुंबई में 7 किलोग्राम यूरेनियम मिलने से
काफी खलबली मची और इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA कर रही है। ATS ने गिरफ्तार किए दोनों आरोपियों के पास से करीबन 7 किलो 100 ग्राम प्राकृतिक यूरेनियम बरामद किया था, जिसकी बाजार में कीमत 21 करोड़ रुपए है। हालांकि पाकिस्तान ने इससे पहले इस बारे में चिंता जाहिर की थी। उनके विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि इस मामले की पुख्ता जांच की जानी चाहिए। अगली अपडेट आ रही है सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सऊदी अरब ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल के क्षेत्र में 12 करोड़ 30 लाख डॉलर से अधिक की राशि की 118 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान में महामारी से निपटने के लिए 15 लाख डॉलर से अधिक की चिकित्सा और सहायता मुहैया कराई है। हालांकि अब सऊदी अरब की बहुत कड़ी नजर रहेगी इन पैसों पर जो कि उसने पाकिस्तान की योजनाओं के लिए दिए हैं। कहीं पाकिस्तान इसका दुरुपयोग ना करे और कहीं इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषित करने में करे। यानी कि यहाँ पर सऊदी अरब को पहले से भी टेंशन है, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान के बीच संबंध पहले भी खराब हो चुके हैं और जो कर्ज उसने पहले दिया था उसे वापस भी सऊदी अरब ने मांगा पाकिस्तान से। लेकिन अब पाकिस्तान की टूटती हुई कमर को देखते हुए एक राहत पैकेज पाकिस्तान को दिया गया है, ताकि पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियस सी बात है, रहते तो इंसान ही है, उनकी भलाई को देखते हुए सऊदी ने ये रहमो करम पाकिस्तान पर किया है। अगली अपडेट इसरो को लेकर आ रही है। इसरो नेक्स्ट जनरेशन हैवी लॉन्च व्हीकल की योजनाओं पर कार्य कर रहा है और इस योजना का उसने अब खुलासा किया है। SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV और DSLV Mk3। इसके अलावा अब नेक्स्ट जनरेशन के सुपर हैवी लॉन्च व्हीकल जिन्हें की HLV-1 और HLV-2 कहा जाएगा, जो कि करीबन 5 टन का पेलोड जियोसिंक्रोनिसिस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जा सकते हैं और कैपेबल होंगे, यानी कि फिर से उड़ान भरने में भी सक्षम होंगे। इस बात का इसरो ने खुलासा किया है। 2SC-120 बूस्टर के साथ HLV-2 जो कि 2SC-120 बूस्टर के साथ करीबन 7.5 टन का पेलोड जियोसिंक्रोनिसिस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जा सकता है और 23 टन का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में ले जा सकता है। वही HLV-1 और HLV-2 ये दोनों रीयूजेबल होंगे, जो कि रॉकेट के सबसे महंगे हिस्से होंगे। हालांकि इसके बाद अंतरिक्ष में पहुंच की लागत कम हो जाएगी। एक अन्य लॉन्च वाहन जो कि सामने आया था वो है नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि NSLV, जो कि इसरो लॉन्च व्हीकल फैमिली के सबसे छोटे रॉकेट बनाने वाले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV के नीचे आता है। यानी कि अब इसरो नेक्स्ट जनरेशन के सुपर हैवी लॉन्च व्हीकल्स पर काम कर रहा है, जो कि HLV-1 और HLV-2 होंगे, जो कि काफी हैवी पेलोड को अंतरिक्ष में ले जा सकेंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।